हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज 8 चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रियाएं उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। यानी हम पेड़ पौधे और मानव पर्यावरण के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आगे। एवरीवन, ये रेणुका के बारे में कुछ क्वेश्चंस है। ये ना ये कुछ बातचीत हो रही है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अमेजन बेसिन में जीवन। ठीक है, आइए अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखिए। 8.2 ध्यान दे कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। ये देखिए यहाँ पे जो ये मैप दिया हुआ है ना, ये मैप ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बताया गया, 10 डिग्री है ना, 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री दक्षिण। ठीक है, 10 डिग्री आपका हो जाएगा इधर उत्तर। देखिए यहाँ पे 10 डिग्री उत्तर, ठीक है, और 10 डिग्री दक्षिण। ठीक है, उत्तर और यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण। यहाँ पे देखिए ये हो गया उत्तर और दक्षिण आपका हो जाएगा इधर। ठीक है, ये वाला पोर्शन है तो नीचे आ गया इसलिए। ठीक है, ये ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले मानचित्र देखें। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से दक्षिण 10 डिग्री के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर निकलती है। ध्यान दें कि यह पश्चिमी में पर्वतों से निकलकर पूर्व दिशा में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। एवरीवन, हिंद महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग घबराइए नहीं कि अंध महासागर कहाँ से आ गई है। हिंद महासागर को ही अंध महासागर भी कहा जाता है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उस नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में अनेक सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों और बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर तथा वेनेजुएला के छोटे छोटे भागों से अपवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन किया गया है कि कहाँ से गुजरती है, बताना है। अब हम लोग पढ़ेंगे जलवायु के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और सारे साल यहाँ नम एवं गर्म जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन अथवा रात दोनों ही वक्त लगभग समान रूप से आर्द्र एवं गर्म होती है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वो भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च तथा आर्द्र अति उच्च होती है और रात के समय तापमान कुछ कम हो जाती है, परंतु आर्द्र वैसी ही बनी रहती है। वर्षा वन, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन पाया जाता है, यानी बहुताय मात्रा में। ठीक है, वन इतनी सघन होती है कि शाखाओं तथा पत्तियों से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता और यहाँ की भूमि नम एवं प्रकाश रहित बनी रहती है। यानी जो पेड़ है ना, पत्ते एक दूसरे से ऐसे चिपक के और रहती है ना कि वो छत से बन जाता है, जो कि धूप आती है ना तो नीचे जमीन तक धूप नहीं आ पाती है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है। और नम प्रकाश बनी रहती है। यहाँ पर केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ब्रोमीलॉयड एवं ऑर्किड पैदा होते हैं। वर्षावन में प्राणी जात की अत्यधिक प्रचुरता होती है और रंगीन प्रकृति वाले पक्षी, टुकन, गुंजन पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से अलग होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में स्लाय बंदर एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। सरीसृप एवं सांप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है। मगर, अजगर, सांप तथा बोआ एवं एनाकोंडा कुछ ऐसी ही प्रजातियां है। इसके अलावा हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरान्या मत्स्य सहित मछलियों को विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती है। इस तरह जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। यहाँ के लोग
छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों काटकर अपने भोजन के लिए खेती करते हैं। यहाँ के पुरुष नदी में मछली पकड़ते हैं तथा शिकार करते हैं, जबकि औरतें फसलों का ध्यान रखती है। वह मुख्यतः टेपियोका, शकरकंद एवं अनानास उगाते हैं, क्योंकि शिकार या मछली मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करती है। वे दहन एवं कर्तन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। दहन एवं कर्तन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये पद्धति किसान पहले झाड़ियों और वृक्षों काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है। इससे अनेक पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ सालों तक फसल पैदा की जाती है। ठीक है। वर्षावर प्रचुर मात्रा में घरों की लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में निवास करते हैं, जबकि कुछ लोग मोलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट घर जैसे घरों में रहते हैं। इनकी छत तीर व ढलान वाली होती है। अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। प्राचीन काल में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी हिस्सों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टरों तथा हवाई जहाज का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वहां की मूल आबादी का कुछ क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक ढंग से खेती करते रहे। विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि हर वर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावन के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव पड़ता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में तब्दील हो जाती है, जैसा कि यहाँ पे एवरीवन दिखाया गया है। ये देखिए, उसके बाद आप ये देखिए, उसके बाद ये देखिए। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। ये बेसिन उपोषण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। सोन, घाघरा, चंबल, कोसी, गंडक जैसी गंगा की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती है। एटलस की मदद से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढे। गंगा के ब्रह्मपुत्र के मैदान, सुंदरवन, डेल्टा तथा पर्वत एवं हिमालय के गिरिपद इस बेसिन की प्रमुख विशेषताएं हैं। मैदानी इलाकों में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु प्राय मानसूनी है। मानसून के दौरान मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत के मानचित्र को देखिए, इन प्रदेशों के नाम बताएं जहां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है, के बारे में यहाँ देखिए, गंगा नदी है ना, गंगा नदी है और इसकी ये सहायक नदी है। झेलम है, सतलज है, चिनाब है, रावी है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। बेसिन क्षेत्र विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की अहम भूमिका होती है। तीर व ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। मानव समुदाय के प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक सघन है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। यद्यपि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में पैदा किया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, चना के जूट एवं गन्ना जैसे नकदी फसलों में उगाई जाती है। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जा सकते हैं। असम एवं पश्चिम बंगाल में चाय के बागान मिलते हैं। असम एवं बिहार के कुछ हिस्से में सिल्क के कीड़े का संवर्धन, सिल्क का उत्पादन किया जाता है। यानी सिल्क उगाने के लिए एक कीड़े की सहायता से सिल्क निर्माण किया जाता है। ठीक है, वही बता रहा, उत्पन्न किया जाता है। मंद ढलान वाली पहाड़ियों और पर्वत पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। वेदिका यानी सीढ़ीनुमा खेती जिसको कहते हैं।
अलग अलग भू आकृति के अनुसार वनस्पति में भी विविधता पाई जाती है। गंगा व ब्रह्मपुत्र में मैदानों में सागवान, पीपल एवं साखू के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। सिक्किम, उत्तरांचल एवं अरुणाचल प्रदेश के तीव्र ढाल एवं ठंडी जलवायु वाले भागों में फर, चीड़ एवं देवदार जैसे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें बाघ, हिरन, हाथी एवं बंदर आदि समान रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, घड़ियाल एवं मगर पाए जाते हैं। नदी के सांप, जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, हिल्सा एवं कतला मछली की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। चावल एवं मछली इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की प्रमुख आहार है। कुछ जीविका साधन है जो कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है एवरीवन, ठीक है, यहाँ है जो थोड़ा जरूरी है, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों और यहाँ स्थित उद्योगों का दूषित जल बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात की सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के मुख्य रूप से 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी क्षेत्र के लोग रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्र में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी भागों में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक अहम क्रिया है। आगरा में यमुना नदी किनारे स्थित ताजमहल, लखनऊ का जमावड़ा, इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, असम का मानस एवं कांजीरंगा वन प्राणी अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे अनेक दर्शनीय स्थल है एवरीवन, ठीक है। देखिए गंगा नदी के तट पे आपका है स्थित वाराणसी शहर, आपका गंगा नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। और एवरीवन ये आपका 8 चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और प्लीज एवरीवन लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइएगा प्लीज। तो थैंक यू एवरीवन, ओके, बाय बाय।